अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल जो है काफ़ी लोग तैयारियां कर रहे हैं फॉर देयर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, चाहे वो एडमिशन लेना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर द यूनिवर्सिटी एडमिशंस और आपके उन इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए कि आई होप सो कि आप उनको क्लियर करें। हम लोग के कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर लोगों के जो है वो इस तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट किए जाते हैं टू सिलेक्ट बेस्ट कैंडिडेट्स या बाज़ वक्त फॉर द प्रमोशन रीजंस। तो मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं आप लोग को इन टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए कुछ अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज दूँ, तो वो मैंने सारी आज ज़रा जॉट डाउन की हैं। उसमें से मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम होती है इन लॉजिकल थिंकिंग क्वेश्चंस एंड वर्बल थिंकिंग क्वेश्चंस, और मोस्टली कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होती हैं उसके अंदर लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो व्हाट आई विल डू इज दिस कि आई विल मेक ऑल ऑफ दीज वीडियोस इन स्मॉल पार्ट्स, ताकि आप लोग ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को लेके उनकी प्रैक्टिस करें। आई विल गिव यू द मेन आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द थिंग कि किस तरह आप उसको अटेम्प्ट करें। जो क्वेश्चन आप देखें, आप क्वेश्चन को जल्दी समझ कैसे सकते हैं। ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि किस तरह के सवाल आएंगे, लेकिन मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि जिस तरह के सवाल आएंगे उनको आप अंडरस्टैंड कितना जल्दी कर सकते हैं। The quicker you can understand a question, the better you would be in a position to give the answer for that, and the more chances that that answer would be right, and you would do well in that paper. और आप जो है उस एप्टीट्यूड टेस्ट की वजह से जो है फिर आपको वो प्रमोशन मिल जाए, आपको वो जॉब मिल जाए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। क्लैपिंग अप्लॉज फॉर यू ऑल, एंड मेरे लिए बहुत सारी दुआएं उसके लिए, राइट। सो we'll cover verbal skills, we'll cover logical skills, and we'll cover conditional questions as well. Or I'll see you in part 2 of this then, okay? ओके जी, सो लेट्स बिगिन विद वर्बल रीजनिंग टेस्ट। अच्छा, वर्बल रीजनिंग टेस्ट के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डोंट जस्ट थिंक अबाउट योर आइल्स, डोंट जस्ट थिंक अबाउट दिस एप्टीट्यूड टेस्ट, डोंट जस्ट थिंक अबाउट दिस इंटेलिजेंस टेस्ट। थिंक अबाउट द फैक्ट कि अगर आपको ये टेक्निक आती है अच्छी, तो आप जो ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं अपने, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। बेसिकली वर्बल रीजनिंग टेस्ट जो होते हैं उनका मेन पर्पस ये होता है देखने के लिए कि जो कैंडिडेट है कि क्या वो जो है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की जो ट्रांसलेशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझता है, या बल्कि ही इज गुड इन द सेंस कि जिस तरह आपको पता है कि जब हम लोग दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं, राइट। और हम लोग जब इन्हीं कंपाउंड सेंटेंसेस को मिलाते हैं तो फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं ना, वो रिलेशनशिप दिखाते हैं। जब हम कोई एक बात कर रहे होते हैं या कोई एक बात के अंदर कोई चीज़ समझा रहे होते हैं, तो देखा यह जाता है कि क्या इंडिविजुअल जो है सेंटेंस के अंदर जो है वो रिलेशनशिप समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, जो कि उस स्टेटमेंट के अंदर बताई गई है। तो उसके अंदर ग्रामेटिकल थिंकिंग, मेन आइडिया ऑफ द वर्ड, मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, मेन आइडिया ऑफ द सेंटेंस, इवन जो उसके अंदर वर्ड्स इस्तेमाल किए होते हैं, वर्डिंग इस्तेमाल की होती है, वो पास वक्त बड़े डिसेप्टिव सी हो सकती है हमारे लिए। और उसमें चेक सिर्फ यही करना होता है कि इसकी वर्बल रीजनिंग कितनी अच्छी है कि ये स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ही इज इन अ पोजिशन दैट ही कैन कम अप टू अ कंक्लूजन, कम अप टू अ सोल्यूशन, ही अंडरस्टैंड्स द सेंटेंस बेटर इनफ, और फिर जो है वो आप उसके मार्क्स दे देते हैं। दैट्स इट। सो मैं आपको इसकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, आप इस तरह से इसको देखें कि आप सबसे पहले जब भी वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ द सेंटेंस। आई हैव जॉटेड डाउन फ्यू थिंग्स, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से देख के देखूंगा यार, ओके, टॉलरेट मी फॉर दैट। सो व्हाट हैपेंस इज दिस कि आपको जो है ना स्किम करना होता है पैराग्राफ को, आपको अपने सेंटेंस को स्किम करके पढ़ना होता है। स्किम करने से मेरा मतलब क्या है? स्किम टू अंडरस्टैंड द कोर पॉइंट्स बिफोर डिवाइडिंग इट इनटू मच फर्दर डिटेल्स। आप छोटे छोटे जो है ना वो जो चंक्स पे पढ़ें। जैसे आपने देखा है कि हम लोग आइल्स के टेस्ट के अंदर जो रीडिंग टेस्ट करते हैं उसके लिए हम लोग को हमारे पैराग्राफ्स में हम लोग तीन वर्ड्स को एक साथ पढ़ रहे होते हैं। आई नो इट साउंड्स डिफिकल्ट, इट डजंट साउंड रियल, बट जो लोग स्किम रीडिंग करते हैं उनको इस कॉन्सेप्ट का पता है, और वो 2 से 3 वर्ड्स को इकट्ठा पढ़ते हुए, इकट्ठा देखते हुए जाते हैं, जिससे उनको उसकी पूरी मीनिंग समझ में आती है। इससे वो स्पीड में उसको पढ़ रहे होते हैं। आपका सिर्फ यहाँ पे फ़र्क ये होता है, चूँकि आप आमतौर पर तो एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी हर वक्त नहीं कर रहे होते हैं, और अचानक से आप जो है थोड़ी सी वो प्रैक्टिस करने के बाद जब बैठते हैं तो आपकी वाली प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं होती कि आप स्किम करके पढ़ सकें। सो द बेस्ट थिंग इज दिस कि अगर आप स्किम नहीं कर पा रहे हैं तो आप पहले पैराग्राफ को तोड़ें, छोटे हिस्सों के अंदर तोड़ें, और मेन आइडिया समझने की कोशिश करें। मेन आइडिया से मेरा क्या मतलब है? जैसे ही आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसके अंदर लेट्स से वर्क प्लेस सेफ्टी की बात शुरू हो जाती है, तो आपका जो है ना आपका जो इंटेलिजेंस है वो इस चीज़ को फौरन पिक कर ले कि यार अच्छा, अगर वर्क प्लेस सेफ्टी की बात हो रही है तो मुझे अब सेफ्टी रूल्स या सेफ्टी रूल्स की प्रिवेंशंस फॉर एन एक्सीडेंट टू हैपन, उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना पूरे सेंटेंस के अंदर। तो इस तरह आपको जो है उसका जो क्रक्स है वो जल्दी समझ में आ जाएगा, राइट। ओके, now let's move on to how you can spot keywords.
So after you're able to find out the main idea of the sentence, the next thing that you have to work on is spotting out the keywords in that sentence. और ये keywords कौन से होंगे? ये होंगे जैसे कि only या always या never या must. आप देखेंगे जब word ये वाले use होते हैं तो ये condition apply कर रहे होते हैं कि only that person can approve something या always you have to take this route when you're going to some place. Never ever choose something. ये never, only और इस तरह के जो वर्ड है मस्ट हो गए, आपने इन वर्ड्स पे ध्यान देना है. इनके साथ साथ आपने इनके कंट्रास्टिंग वर्ड्स कौन से देखने हैं? हाउएवर, देयरफॉर, क्योंकि हाउएवर का मतलब है और देयरफॉर का मतलब है कि अब जो नेक्स्ट चीज आने वाली है उसके अंदर कोई एक्सेप्शन हो सकती है या जिससे शायद कोई मीनिंग चेंज हो रही है, राइट? सो जब आप इस तरह कीवर्ड्स को पकड़ लेते हैं तो आपको फिर ये पता चल जाता है, ठीक है यार, कि सेंटेंस का तर्ज अमल चेंज तो नहीं होने वाला है, या फिर अगर मस्ट और ओनली चीज यूज हुई है तो जो मेन सब्जेक्ट है मुझे उस पर ध्यान रखना है कि वो इसमें क्या बात बोलना चाह रहे हैं. जैसे कि ओनली अ मैनेजर कैन अप्रूव मीन्स देयर इज नो अदर एक्सेप्शन. ये मैनेजर ही होगा जो इस चीज़ का अप्रूवल देगा. मतलब सेंटेंस के अंदर जो भी चीज़ लिखी होगी मैं आपको जो है वो एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ. डोंट वरी अबाउट इट, ओनली अंडरस्टैंड द मेन कॉन्सेप्ट. मैं बाद में फिर इसके कोई आपको 20-30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा बाकायदा, ताकि आप उसमें से मेन आइडिया निकालना सीख सकें, कीवर्ड को उसमें से स्पॉट आउट कर सकें कि वो कहाँ लिखा हुआ है, राइट? सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट फोकस ऑन द मेन कॉन्सेप्ट कि आपको कैसे समझना है वर्बल रीजनिंग के अंदर. तीसरी चीज क्या है जी? अंडरस्टैंडिंग द टोन और द इंटेंट ऑफ द सेंटेंस. व्हाट डू वी मीन बाय दैट? इन दिस द राइटर बीइंग फैक्चुअल या फिर वो परसुएसिव तरीका आपसे बात. अच्छा, और आप देखें कि परसुएजन का मतलब जब आप आमतौर पे अपनी लैंग्वेज में इसको यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं किसी चीज पर, राइट? एंड फैक्चुअल इज समथिंग जो कि फैक्ट्स और फिगर्स पे कोई चीज बेस्ड है और उसके ऊपर जो है फिर कोई नतीजा निकल रहा है सेंटेंस के अंदर. तो आप हमेशा ये देखेंगे कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेंटेंस इस तरह देखते हैं कि दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीडेड. नाउ एग्जैक्टली व्हाट वी नीडेड में अगर आप देखें तो आपको इसमें क्या लगता है कि क्या आपको परसुएट किया जा रहा है या फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है या ये स्टेटमेंट जो है वो sarcastic है? क्या अगर मैं कहूँ ये तीनों चीज़ें नहीं हैं और अगर यहाँ पे राइटर आपका ध्यान किसी क्रिटिकल चीज़ के ऊपर लेके आना चाह रहा है तो फिर, राइट? बाज़ वक्त कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे बैठ के सोच रहे हो कि नुमान भाई जब तक हमको पूरा सेंटेंस नहीं पता चलेगा कैसे पता चलेगा कि ये क्रिटिकल चीज़ की तरफ हमारा ध्यान ले जाना चाह रहे हैं या ये सार्कास्टिकली बात कर रहे हैं. इफ़ यू थिंकिंग दैट, सो दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि आपने इसमें पूरे सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लेना सीखा है. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, जहाँ पे आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड को स्पॉट आउट कर रहे थे ऊपर, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस तरह के जो वर्ड्स होंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि राइटर आपको परसुएट करने की कोशिश कर रहा है या फिर वो आपसे सेंटेंस की टोन में sarcastically बात करे. sarcastically मतलब कि कोई तंज मारते हुए आपसे बात करे, और ये चीज़ सेंटेंस के टोन में आपको आराम से पता चल जाती है. या फिर किसी क्रिटिकल चीज़ की तरफ आपका ध्यान लेके आ रहा है तो आपने इन चीज़ों को भी स्पॉट आउट करना है. क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग वी आर ट्राइंग टू प्ले द गेम टू स्पॉट आउट द वर्ड इन द सेंटेंस. नो, दैट्स नॉट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दिस, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस, एंड टू अंडरस्टैंड द बेटर वी नीड टू फॉलो सर्टेन रूल्स, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग पहले सेंटेंस को ब्रेक डाउन कर रहे हैं उसका मेन आइडिया समझने के लिए, फिर हम लोग कीवर्ड्स को स्पॉट करना सीख रहे हैं, और साथ साथ हम लोग ये भी करना सीख रहे हैं कि हम लोग जो सेंटेंस की टोन है, जो बेसिक इंटेंट, बेसिक मकसद है उस सेंटेंस में बात करने का राइटर का, कि इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहा है, हम उन वर्ड्स को भी साथ स्पॉट कर रहे हैं. अच्छा, इसके अलावा देयर आर सम ट्रैप वर्ड्स दैट यू हैव टू लुक आउट फॉर. What are these trap words? जैसे कि trap words are like absolute words which are like always, never and can make a sentence easier to prove false, कि ये गलत होगा. जैसे मिसाल के तौर पे he always arrives on time, right? Only one late day disapprove it, right? तो अगर हम लोग इस पूरे सेंटेंस को देखें तो हम लोग को पता चल जाएगा नहीं, ही डजंट अराइव ऑन टाइम ऑलवेज, क्योंकि वो एक दिन जो है वो लेट भी हो गया था. तो जब आप पूरे सेंटेंस को इस तरह आप देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा, कहीं आप सिर्फ ये चीज़ को ना ज़हन में रख लें कि ऑलवेज अराइव ऑन टाइम. अच्छा, अब आई नो कि यू वुड बी थिंकिंग यार ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, ऐसी मिस्टेक कौन कर सकता है सेंटेंस को समझने में, और लोग करते हैं. जब होता क्या है कि आप लोग कोई ऐसी चीज़ को पढ़ रहे हो ना जिसमें लेट से कि आप लोग फॉरेन मीनिंग को कैच करते हैं, या उस सेंटेंस के अंदर कोई ऐसी बात लिखी हुई है जो डे टू डे आप लोग खुद आपकी लाइफ के अंदर वो वाक़यात आप लोग के साथ भी हो रहे होते हैं, तो यू रियली जंप ऑन टू कंक्लूजन वेरी क्विकली एंड यू ट्राई टू से हाँ यार ये बात तो मुझे पता है. अच्छा, जिस चीज़ की बात हो रही है उसके अंदर जाहिर सी बात है इसके अंदर एक टाइम बिल्डअप
अप की बात थी इस सेंटेंस के अंदर, तो यहाँ पे ही वुड ऑलवेज अराइव ऑन टाइम। लेकिन जहाँ पे आप लोग देखेंगे ऑन दैट वन ओकेजन दैट वाज एन एक्सेप्शन, जब ये बात उसने बोल दी ऑन देयर वन ओकेजन देयर वाज एन एक्सेप्शन, तो उसका मतलब ये सेंटेंस अब लीड कर रहा है कि नहीं यार, मे बी ही डिडंट ऑलवेज अराइव ऑन टाइम। अब देखें और इस तरह के किस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं। सेपरेट फैक्ट्स फ्रॉम द ओपिनियन, फैक्ट और ओपिनियन दोनों चीज़ों के अंदर आपको साथ डिफरेंस रखना है। ये भी जो जहाँ पे आप वर्ड्स को स्पॉट आउट कर रहे हैं, ट्रैप वर्ड्स को देख रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखिएगा कहाँ पे किसी चीज़ के ऊपर बात हो रही है जो कि फैक्ट है और कहाँ पे सिर्फ राइटर का अपना ओपिनियन है। और ये कैसे हो सकता है, फैक्ट जो है आपको पता है यू कैन ऑलवेज चेक ऑन इट, एंड जो ओपिनियन होता है वो किसी भी बंदे का अपना बिलीफ होता है, राइट। कोई जैसे बोलेगा मेरा बिलीफ है कि जी मैंगो मिल्क शेक्स आर द बेस्ट ड्रिंक, सम वुड से नो स्मूदीज आर द बेस्ट। अगर यहाँ पे मैं इस तरह बोलूँ कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, सो दैट्स अ फैक्ट, यू कांट डिनाई इट। बट ऑन द सेम टाइम वर्सेस टी इज द बेस्ट ड्रिंक पॉसिबल यू कैन हैव, no भाई that's your opinion, जरूरी तो नहीं I love coffee, I don't love tea, so you have to see in the sentence कि कहाँ पे fact पे बात हो रही है और कहाँ पे opinion पे। Next we'll move on to the other part.